अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप सबको चांद रात मुबारक हो। ईद एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अपने प्यारों से मिलते हैं, कुछ फनूने लतीफा से लुत्फ अंदोज होते हैं, शायरी सुनते हैं, रक्स से मुतासर होते हैं। आज इस ईद पर हमने ऐसी दो शख्सियात को दावत दी है जिनके फन से आप बखूबी वाकिफ हैं और इनका काम हमें सोचने पर मजबूर करता है और माशरे की बेइंसाफियों से लड़ने की हिम्मत भी देता है। मिलवाते हैं पाकिस्तान की उन कामयाब औरतों से जो अपने अपने शोबे में सितारा बनकर उभरी। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरे, नियाबते इम्तियाज ठहरे, वो दावरे अहले साज ठहरे। आज आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की मुमताज तरक्की पसंद शायरा और हुकूक निस्वा की अलमबरदार जो अपनी जदोजहद में साबित कदम रही। उन्होंने न सिर्फ अपना नाम और मुकाम खुद बनाया बल्कि अपनी जंग भी खुद लड़ी। उन्होंने खवातीन के लिए मुसावी हकूक के लिए जदोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो 2 दर्जन से ज्यादा किताबों की मुसन्निफा भी हैं और वो उर्दू अदब का एक जाना पहचाना नाम है। वो इस साल 18 जून को 81 साल की हो गई हैं। वो 1940 में बुलंद शहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुई और तकसीम के बाद अपने खानदान के साथ लाहौर आ गईं। उनके पास वसाइल की कमी थी लेकिन उन्होंने स्कूल और कॉलेज जाने के लिए इसरार किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की तालिब इल्म थी लेकिन उनका दिल ज्यादातर क्लासिकल अदब में लगता था। उनकी जिंदगी की भरपूर जदोजहद, शायरी और तहरीरों का मरकज समाज का वो कमजोर तबका है जिससे जीने का हक छीना जा रहा है। औरत भी इस पिसे हुए तबकात में से सबसे कमजोर तबका है जिसके हकूक के लिए वो आज भी आवाज उठा रही हैं। उनको अपने इस कठिन सफर में कई किस्म की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। उन पर जाती हमले भी हुए लेकिन वो अपने मिशन के लिए सबके सामने डटी रही। उनके कलाम के अंग्रेजी और दीगर जुबानों में भी तराजुम हो चुके हैं। इनकी तसानीफ में बाकी मांदा ख्वाब, स्याह हाशिए में गुलाबी रंग, जैतून और बुरी औरत की कथा जैसे शाहकार शामिल हैं। उनकी शायरी की पहली किताब लबे गोया थी जो उन्होंने 1968 में लिखी और 1969 में उन्हें आदमजी अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें 1997 में मैंडेला अवार्ड और 2000 में सितारा इम्तियाज भी मिला। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सार्क राइटर्स फोरम के साथ भी वाबस्ता रही। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में भी काम किया और पाकिस्तान नेशनल सेंटर की डायरेक्टर रही और खवातीन वर्कर्स के लिए हवा के नाम से एक इदारा भी कायम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किश्वर नाहिद जिनको सब छोटे बड़े किश्वर आपा के नाम से बुलाते हैं। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी फनकारा और इंसानी हकूक की कारकुन से जो पिछली 4 दहाइयों से खवातीन के हकूक के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। 1979 में उन्होंने तहरीके निस्वा की बुनियाद रखी। उनकी जिंदगी के बहुत से पहलू हैं, पेंटिंग, अदाकारी और रक्स। उनको क्लासिकल रक्स का शौक अपनी वालिदा को देखकर हुआ। 1964 में उन्होंने कराची में क्लासिकल डांस की तरबियत लेनी शुरू की और डांस में मजीद महारत हासिल करने के लिए हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लिया। हिंदुस्तान में अपने काम के दौरान उन्होंने भारतनाट्यम और ओडिसी में निखार पैदा किया। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में उन्होंने कराची में खवातीन फैक्ट्री वर्कर्स के साथ मिलकर उनके हुकूक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने शुरू से ही खवातीन और पिसे हुए तबकात में शऊर पैदा करने के लिए परफॉर्मिंग आर्ट को इस्तेमाल किया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब रक्स पर पाबंदी लगा दी गई तो उन्होंने कहा कि वो रक्स करेंगी और किसी को उन्हें रोकने का हक नहीं। उनकी पहली सोलो परफॉर्मेंस 1983 में उनके घर पर थी और उसके बाद बाकायदा तहरीके निस्वा सकाफती एक्शन प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई और मोबाइल थिएटर के जरिए कम आमदनी वाले कराची के इलाकों में जाकर उन्होंने मुफ्त ड्रामे भी पेश किए। शीमा ने अमीर खुसरो, बुले शाह, इकबाल, फैज और फहमीदा रियाज की शायरी को रक्स की जुबान दे दी। 2015 में जनरल पॉलिटिक्स एंड परफॉर्मेंस इन साउथ एशिया नाम की किताब मुरतब की। 2017 में लाल शहबाज कलंदर के मजार पर दहशतगर्दों के हमले में 88 लोग जान की बाजी हार गए और सैकड़ों जख्मी भी हुए। लोगों के दिलों से दहशतगर्दों का खौफ खत्म करने के लिए उन्होंने दरबार पर धमाल डाला। किश्वर नाहिद आपा, शीमा किरमानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों सितारों के साथ हम ये बड़ा जो एक स्पेशल ओकेजन है बिता रहे हैं। तो किश्वर आपा, आपसे शुरू करती हूँ। 81 साल की अब आप हो गई हैं और दोनों जो दिलचस्प बात है नाजरीन वो ये है कि शीमा किरमानी साहिबा का खानदान और आपका खानदान भी उत्तर प्रदेश से है, हिंदुस्तान से। और जब बंटवारा हुआ तो आप इधर किश्वर आपा आप लाहौर आई और आपने एक इंटरव्यू दिया और आपने कहा कि जब बंटवारा हो रहा था और मैं आ रही थी मैंने कुछ ऐसे मनाजिर देखे जिसे मेरा बचपन बिल्कुल खत्म हो गया। मैं एकदम जो है मेरा बचपन मुझसे छूट गया और तब जाके मुझे एहसास हुआ, मेरी आइडियोलॉजी बनी,
मेरा एक थॉट प्रोसेस बना जिसके नतीजे में मैं आज एक शायरा हूँ. खैर, तुमने ये सब चीजें शायरी से और जिंदगी से अक्स कही, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मैं 7 साल की थी और अब्बा को पकड़ लिया था कि अब्बा मुस्लिम लीग के सदर थे, तो वो जेल में थे. तो पहले तारुफ जेल का मेरी 7 साल की उम्र में हुआ. उसी 7 साल की उम्र में हमारे अलीगढ़ में पढ़ती थी लड़कियां, वो अगवा हो गई थी. उनमें से एक लड़की किसी तरह बाजियाब होके घर आई थी, तो उसके घर सब जमा थे. हम तो बच्चे थे, हमें इजाजत नहीं थी. तो मैंने औरतों की टांगों के दरमियान से उसके सिर्फ पैर देखे और वो खून और मट्टी से भरे हुए थे. पता नहीं कहाँ से भाग के आई थी. और मेरे अंदर वो तस्वीर जो है वो आज तक इसलिए मौजूद है. मेरी औरतें आज भी 30 मील 40 मील चल के जाती हैं. बच्चियां मेरी 20 मील चल के जाती हैं पढ़ने के लिए. मेरी औरतें जो हैं पानी सारी तरह पार करके औरतें आज भी भर के लाती हैं इतनी दूर से. तो वो जो औरत का सफर है जो मेरे बचपन में मैंने खून आलूद देखा, वो नंगे पैरों के साथ आज भी जारी है. शीमा किरमानी साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी. आपका खानदान, आपके वालिद जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे और ये बताया जाता है कि आपकी जो वालदा थी वो भी हिंदुस्तान से ही थी. मैं जानना चाहती थी कि आपका बचपन कैसा था. बचपन में कोई ऐसी चीज हुई जिसने आपको मुतासिर किया और आप आज आके एक डांसर भी हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं. जी, थैंक यू मनीजे. शुक्रिया और सबको चांद ईद की मुबारकबाद. मेरा बचपन मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वक्त मुख्तलिफ पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में रहे. क्योंकि मेरे वालिद फौज में थे तो कंटोनमेंट्स में हम लोग रहे और हमारा वास्ता एक क्लोजनेस टू नेचर जिसे कहते हैं ना, उस तरह से हम लोगों की जिंदगी गुजरी है. खुले खेत और बहुत सारे जानवर हर तरफ. और मैं समझती हूँ उससे मुझ पे उस चीज़ का मुझ पर काफ़ी असर रहा कि दिस क्लोजनेस टू नेचर और खुली फिजा और खुली जगहें. और फिर एक पढ़ने लिखने का माहौल था घर में भी. और मैं समझती हूँ कि जो सबसे अहम बात है वो ये कि मौसीकी भी घर में थी. मेरे वालिद को वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था और इतवार को मुस्तकिल सुबह से हम लोग म्यूजिक सुनते थे. फिर ये कि जो शौक हम लोगों को में क्रिएट किए गए, जैसे कि फ्लावर्स पिक करके उनको सुखाना, स्क्रैप बुक्स बनाना. और क्योंकि वो दौर था ऐसा जबकि आप समझती हैं कि ना ये मोबाइल फोन्स थे ना इंटरनेट वगैरह था, तो हम लोग पढ़ते बहुत थे. बुक्स ऑफ नॉलेज और इंसाइक्लोपीडियाज और ये सारी चीजें हर वक्त हमारे सामने रहती थी और हमें इनकरेज किया जाता था कि क्लासिक्स पढ़ें. और फिर उन कुछ जैसे कि जो मैं समझती हूँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि हमें ये कहा जाता था कि कोई तोहफा देना है किसी को तो कुछ क्रिएट करके दो. कार्ड भी अगर बनाओ तो खुद अपने हाथों से बनाओ, या कुछ परफॉर्मेंस करो, कुछ गाओ, कुछ डांस करो, कुछ थिएटर बनाओ और इस तरह से सेलिब्रेशंस करो, चाहे वो बर्थडेज हो. एंड सो आई थिंक दैट इज व्हाट ब्रॉट आउट द क्रिएटिविटी इन अस. अच्छा, मगर फिर जब आप दोनों इधर आ गई और पाकिस्तान आ गई तो आपने यहाँ पे पहले तो जो शायरी की वो आशिकाना जिसे कहते हैं शायरी की, रोमांटिक पोइट्री आपने की. मगर फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी बनी, आपने गवर्नमेंट जॉब भी करी और उसके अंदर आपने लोकल बॉडीज के अंदर जो है नौकरी की और आपको मौका मिला कि आप पूरे पाकिस्तान में गई, आपने वहां पे लोगों के हालात देखे. उसके नतीजे में फिर आपने खवातीन के लिए एक NGO बनाई. ये बहुत देर में हुआ. ये पहले जिंदगी और तरह गुजर रही थी कि नौकरी भी हो रही थी, मार्शल लॉ भी चल रहे थे, शायरी भी हो रही थी, पाबंदियां भी लग रही थी, सेंसरशिप भी हो रही थी, फिर भी नौकरी में थे. और फिर भी नौकरी में होने की वजह ये थी कि हम चंद लोग थे जो इस तरह सोचते थे. वो नौकर थे, वो बाकी लोगों की हमारे जालिब से लेके बाकी सबकी मदद करने के लिए हम अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते थे. जबकि हम ना होते तो शायद बहुत सी जगह जो लोग पहुंच गए वहां ना पहुंच सकते. शायरी तो मैंने
کالج کے زمانے میں شروع کی. پہلے تو میں پڑھتی رہی اور اماں کی طرف سے اجازت تھی ڈپٹی نذیر احمد اور راشد خیری کو پڑھنے کی, اور میں دوستوسکی پڑھنے بیٹھ جاتی تھی. اور بچے خوف آپ کو منع بھی کیا گیا تھا کہ آپ اب زیادہ نہ پڑھیں, یہ بھی بات تھی؟ وہ تو ہمیشہ ہی منع کیا گیا, کیا ہوا؟ چاہے میں گھر میں تھی. بھوک ہڑتال کی آپ نے سنا ہے؟ وہ تو اس لیے کی تھی کہ داخلہ کالج میں نہیں مل رہا تھا, تو اس کے لیے کرنے پڑی. تو پھر کالج میں داخلہ, کیونکہ بڑی بہنیں جو تھیں وہ میٹرک کر کے بیٹھی ہوئی تھیں رشتوں کے انتظار میں. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں گھر بیٹھنا, اور میں نے رشتہ بھی اس طرح سے نہیں کرانا جیسے شریف لوگ آپ تلاش کر رہے ہیں. تو بس پھر یونیورسٹی آ گئی, اور پھر یونیورسٹی اور کالج سے یہی ہوا کہ سب لوگوں سے بڑے جتنے لوگ تھے, مطلب شورش کاشمیری بھی موجود ہیں, عبداللہ ملک بھی موجود ہیں, فیصلہ بھی موجود ہیں, صوفی صاحب بھی ہیں, احسان دانش بھی ہیں, عابد علی عابد بھی ہیں. تو میں ان سارے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے, میں اور بہت سے لوگ ہم بیٹھ کے سنتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, میر کتنا بڑا شاعر ہے, حافظ نے اور مصفی نے کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے. وہ لفظوں کی ادائیگی اور بنت کے اوپر بات کرتے تھے, اور ہم ان سے یہی سیکھتے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو پھر رومانٹک پوئٹری سے جب آپ ایک سیاسی پوئٹری کی طرف کیسے آئیں, وہ پوائنٹ کب آیا؟ جوانی میں تو ہر بندہ رومانٹک ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی میں نے وہاں لکھا ہے کہ میں نظر آؤں ہر ایک سمت جدھر سے چاہوں, یہ گواہی میں ہر ایک آئینہ گر سے چاہوں. اور پھر اس میں آتا ہے کہ گھر کے دھندے کے نمٹتے ہی نہیں ہے ناہید, میں نکلنا بھی اگر شام کو گھر سے چاہوں. تو صرف رومانس نہیں تھا, زندگی صرف رومانس نہیں ہوتی, اسٹرگل, پیار کرنے کی بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے, پیار کو بیان کرنے کی بھی اسٹرگل ہوتی ہے. تو اس میں اگر آ جاتا ہے کہ برف کی جانن مانن جینا اوبھر, ریت کی صورت مگر تپنا بہت. تو زندگی تو ساری طرف ہے, رومانس بھی ہے. اس رومانس میں تو یہ بھی آ گیا نا کہ کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا جس نے مجھے آسمان پہ چڑھا دیا کہ یہ عورتوں کی طرح کیوں شاعری کر رہی ہوں. فیصل صاحب نے پوچھا مجھ سے, میں نے کہا میں عورت ہوں اس لیے عورت کی طرح شاعری کر رہی ہوں. پھر آ گئی فہمیدہ ریاض, تو اس سے پھر ہم دونوں کا تو یعنی ایک انداز بیان ایک عورت کا, ایک پوئٹس کا بڑا مختلف ہوتا ہے, آپ سمجھتی ہیں, فرام اے پوئٹ نہیں ہوتا تھا. مطلب کہا گیا تھا سب کو, ادا بہن سے لے کر اور زہرا آپا بھی, یہ سب جو انہوں نے جو شعر کہے, انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں عورت ہوں, لہجہ وہ اختیار نہیں کرنا. وزن ایک زہرا آپا کا مصرع ہے, یہ اداسی یہ پھیلتے سائے, ہم تجھے یاد کر کے پچھتائے. یہ عورت بھی ہو سکتی ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے, لیکن شعر اچھا ہے. تو اس میں لحاظ رکھتے تھے یہ لوگ کہ عورت کا صرف فیمنزم نہیں آنا چاہیے. اچھا, میں فیمنزم کو اس لیے کیونکہ میں نے شروع سے اپنے آپ کو پڑھتے اسٹرگل ہی میں زندگی گزاری تھی. پڑھنا بھی ہے اور ڈیبیٹ میں بھی جانا ہے, مشاعرے میں بھی جانا ہے. جو کچھ آپ کو ملا آسانی سے نہیں ملا, جو کچھ آپ کو ملا آسانی سے نہیں ملا. نہیں, کچھ نہیں ملا, کسی کو بھی نہیں ملتا. اور شیما جی کو بھی نہیں ملا. شیما صاحبہ, آپ کو بھی یہ چیزیں آسانی سے نہیں ملی. یہاں پہ اگر کوئی ڈانس کرتا بھی ہے تو پھر کتھک کرتا ہے. آپ کے میں نے کچھ انٹرویوز پڑھے, اس کے اندر آپ نے کہا کہ آپ کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور ضیاء یس کے اوپر میں آؤں گی, مگر پہلے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ بڑی ہو رہی تھیں, جنرل ضیاء الحق نہیں آئے تھے, کیا ماحول تھا؟ کیا ماحول بہتر تھا آپ جیسے آرٹسٹ کے لیے؟ ہاں, میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے شروع کیا مثال کے طور پہ, اور بچپن میں بھی جو ہم نے دیکھا, تو اس وقت ماحول میں ایک آزادی ضرور تھی, ایک فریڈم تھی. مطلب کہ آپ کس قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں, آپ کس قسم کا ڈانس کر رہے ہیں, یا کس قسم کی میوزک سنتے ہیں. ایک کیا کہنا چاہیے, جو ڈائیورسٹی تھی نا ہمارے کلچر میں, آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی وڈ لائک ٹو سے, کہ جو ڈائیورسٹی تھی پاکستان میں 47 کے بعد سے, کہ ہر مذاہب کے لوگ, خاص طور سے میں کراچی کی بات کہوں کہ
مذاہب کے لوگ یہاں بستے تھے, ہر ایتھنیسٹی کے لوگ تھے. میں جب اسکول میں پڑھتی تھی تو ہندوز, کرسچنز, پارسیز, یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے, اور کبھی بھی یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ کون مسلمان ہے اور کون کیا ہے. تو there was a kind of an acceptance of and a level of tolerance in people کہ this is the beauty of society. اور آپ کی بھی ایکسپٹنس جو تھی اس وقت وہ بہتر تھی, آپ سمجھتی ہیں, آپ کی کلا کی, آپ کی آرٹ کی؟ بالکل بالکل. مطلب جب میں نے شروع کیا ہے تو اس وقت یہ بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہندو ڈانس ہے یا مسلمان ڈانس ہے یا کرسچن ڈانس ہے, کون سا ڈانس. وہ پہلے ایسا نہیں تھا. ابھی ہمارے سارے جو لوگ تھے ارد گرد میجورٹی تو مسلمان ہی تھے نا, اس وقت بھی مسلمان تھے, مگر اس وقت پارسیز بھی تھے اور مختلف ٹالرنس زیادہ تھے لوگ تھے, اور کبھی ایک دوسرے سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ تمہارا کیا مذہب ہے. سو دیر واز اے بیوٹیفل ہارمنی امنگسٹ پیپل. کانفلکٹ نہیں تھی اس طرح کی, ہیٹریڈ, دشمنیاں نہیں تھی, نفرتیں نہیں تھی, پھر حالات بدلے, کلچرلی آلسو نہیں تھی. جی پھر حالات بدلے, جنرل ضیاء کا دور آیا, کشور ناہید آپا, شیما کرمانی صاحبہ کے اوپر پابندیاں لگیں. اس کے بارے میں بات کریں گے. وہ ایک سٹرگل کا آپ سمجھ لیں مرحلہ ان کا شروع ہوا پھر سے, اور بہت تنگ انہوں نے اور بہت مشکل وقت دیکھے. اس وقت کے دوران some of the most beautiful poetry came out of کشور ناہید آپا, اینڈ آلسو شیما کرمانی نے بہت خوبصورتی سے پرفارم کیا. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو چاند رات مبارک ہو. ہمارے ساتھ ہیں شیما کرمانی صاحبہ جو آرٹسٹ ہیں, ڈانسر ہیں, تھیٹر ایکٹریس ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. کشور ناہید صاحبہ نیڈز نو انٹروڈکشن, شاعرہ ہیں, مصنفہ ہیں, اور ایک بہت بڑی ستارہ ہیں ہماری دنیا میں اور آپ کی دنیا میں. کشور صاحبہ, اگر آپ اب آگے بڑھیں, آپ کی شادی ہوئی, پسند کی شادی تھی, آپ کے جو خاوند تھے یوسف کامران صاحب, بہت چھوٹی عمر میں, ینگ عمر میں وہ آپ سے بچھڑ گئے, فوت ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک کتاب بھی لکھی. کیا ان کو کھونے سے آپ کا جو کام ہے یا آپ کی جو پوئٹری ہے وہ متاثر ہوئی؟ دیکھیں, ایک دوسراہت ہوتی ہے, اس کے ساتھ دوسراہت بھی تھی, محبت بھی تھی, اور تضادات بھی تھے کہ میری پوئٹری کو وہ بھی اسی طرح اعتراض کرتا تھا اس طرح باقی اعتراض کرتے تھے. تو پھر میں نے اعتراض والے سیکشن میں اس کو بٹھا دیا, اپنے آپ دوسرے سیکشن میں چلی جاتی تھی رات کے 11 بجے بیٹھ کے. وہ بھی تو شاعر تھے, وہ شاعر تھے, لیکن وہ میری طرح اس رویوں کی شاعر نہیں تھے نا. تو اس لیے وہ اس کے بعد زندگی کو یہ مت سمجھو کہ زندگی کے تم سوال کر سکتی تھی, جو بڑی دنیا نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے پھر شادی کیوں نہیں کی. بھئی کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ ایک تجربہ آپ نے کیا, شادی اپنی پسند سے کی, اور جب اس کے اندر بہت سی اڑچنیں آئیں اور بہت ساری مشاغل آئے اور بہت سارے کانٹرڈکشنز آئے, تو آپ نے سوچا کہ زندگی گزارنے کے لیے نوکری ہے, بچے ہیں, اپنے پیروں کے نیچے زمین ہے. سب مرد میرے دوست تھے, منو بھائی ہو, چاہے کوئی ہو, جاوید شاہی ہو, سارے شاعر ادیب میرے گھر آتے تھے, مستنصر سے لے کے سب. ان کا سب کا, میرا گھر بیٹھک ہوتا تھا. آپ کا گھر میں نے سنا ہے, میرا گھر سب کا گھر تھا. وہ چاہے اینی آپا آئی ہیں, اور چاہے زبیر رضوی آئے ہیں, اور چاہے شمیم حنفی آئے ہیں, سب کے سب میرے گھر جمع ہوتے تھے, بیٹھتے تھے, ہم اکٹھے بیٹھے ہمیشہ. لیکن دوست بہت اچھے تھے. شیما جی, آپ کی جانب آؤں گی. بہت ساری مشکلات کشور آپا کو جھیلنی پڑیں, جس طرح آپ نے دیکھا. آپ کی فیملی میں کتنی سپورٹ تھی؟ ڈڈ دے ریلی سپورٹ یو, یا کبھی آپ نے کچھ ایسے قدم اٹھائے ہوں جہاں پہ انہوں نے کہا, اور مجھے پتا ہے آپ دونوں کو جو ہے جان کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے لوگ, تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو یو گون ٹو فار, پیچھے ہٹ جاؤ؟ ہاں, آئی تھنک ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ
walked through fire. मगर मुश्किल वक्त हुए, जाहिर है हर तरफ से मुश्किल वक्त आते हैं, बट आई थिंक कि जब आप अपने आर्ट में और अपनी सच्चाई में कमिटेड हों तो वन गोज थ्रू इट. मैं समझती हूँ कि दो चीजें जो मैंने बचपन से महसूस की थी, जिनकी वजह से मुझे ये स्ट्रेंथ मिली है. एक तो ये कि मैंने काफी अर्ली एज में समझ लिया था कि हर चीज मेरे सामने जो हो रही है उसको मैं एक तबकाती नजरियात से देखूं, कि क्यों मैं गाड़ी में बैठी हूं और बाहर जो है एक आदमी या औरत भीख मांग रही है, तो व्हाट इज दैट अबाउट. तो ये जो एक क्लास स्ट्रगल मेरी समझ में आया और क्लास सिचुएशन समझ में आया, जो मैंने फिर मार्क्स और एंगल्स पढ़ा और जो मैंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ रैशनल way of looking at the world. साथ साथ as being a woman, you know, as a female in this society, इस माशरे में एक लड़की जो कि इंडिपेंडेंट सोच रखती है, जो कि ये तय करती है कि मैं ऐसी चीजें करना चाह रही हूँ जो आम डगर से हटके हैं. मिसाल के तौर पे एक डांसर बनना, और वो भी एक उड़ीसी डांसर बनना, एक एक्ट्रेस बनना, एक थिएटर एक्ट्रेस बनना, ये बहुत ही अनयूजुअल चीजें थी. ये भी थी. और फिर आपने जो तहरीके निस्वा, जो एक विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस आपने बनाई, और पहला प्ले आपने मीना बाजार में किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया और क्यों बनाई आपने ये तहरीके निस्वा क्यों बनाई? इसके पीछे क्या बात थी? जी, तो ये दो चीजें जो थी, मतलब के जो तबकाती कशमकश है हमारे माशरे में, और जो मेल और फीमेल रिलेशनशिप के मसाइल हैं हमारे, तो ये चीजें मतलब इंसान जैसे हम समझने लगे, तो मैंने ये देखा कि सबसे ओप्रेस्ड जो हमारे माशरे में है वो वर्किंग क्लास वुमन है, वो औरत जो मजदूरी करती है. तो इस वजह से मैंने जो काम शुरू किया, अपना सियासी काम और अपना कल्चरल काम भी, वो उस लेवल पे शुरू किया मजदूर औरतों के साथ. और वहां पे भी मेरी समझ में आया कि एक्चुअली औरतों को एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जहां पे वो अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन कर सकें, जहां उनको अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने का मौके मिले और अपनी क्रिएटिविटी लिव कर सकें. तो इसलिए मैंने कुछ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ मिलकर के तहरीके निस्वा बनाए. सो इट वाज, और जो हमने, जैसे आपने जिक्र किया कि जो पहला एक नाटक बनाया, तो वो मुख्तलिफ औरतों की जिंदगियों के बारे में था. वो औरतें जो हमको मुख्तलिफ वक्तों में मिल रही थी, उनकी छोटी छोटी कहानियां लेके हमने एक नाटक छोटा सा बनाया और एक औरतों के बाजार में किया. और वहां पे हमने देखा क्या था कि जो बात हम कोशिश कर रहे थे, हाँ, तो यही तो कि जो बात हम कोशिश कर रहे थे सालों से सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, वो उस छोटे से नाटक के जरिए हम मिनटों में लोगों तक पहुंच गए. मतलब जो मैसेज हमारा था ना, वो लोगों की दिल को लगा. ये बात दुरुस्त है, एक्सपीरियंस फॉर देम. ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि आर्ट से जो दिल को चीज लगती है या समझ में आती है, वो किसी तकरीर से नहीं आती. नाजरीन, इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. मुझे याद है किश्वर आपा, मैं बहुत छोटी थी, जब बहुत सारी रैलीज होती थी वैफ की, तो मैं हमेशा आपको देखती थी. पहली दफा जब आपने वो नज़म मैंने सुना आपको पढ़ते हुए, हम गुनाहगार औरतें, ज़िया का जमाना था मेरा ख्याल है उस वक्त, और एक लहर सी उठ गई थी उस वक्त, और खवातीन ने उसको बहुत सराहा. पूरी दुनिया में आपको अवार्ड्स मिले, मंडेला अवार्ड भी मुझे लगता है उसके आपको मिला था उस वक्त. लेकिन वो नेल्सन मंडेला पे नज़्म लिखी थी इसलिए मिला था. अच्छा, उसी रात वो रिहा हुए थे और उसी रात जागते हुए मैंने वो नज़्म लिखी थी. इस नज़्म के ऊपर भी तो आपको एक अवार्ड मिला था. इस पे अवार्ड फिर उनके पास जब ये नज़्म पहुंची तो मंडेला साहब ने फिर एम्बेसी के जरिए मुझे अवार्ड भेजे. बहुत मजे की चीजें भेजी उन्होंने. मगर आपकी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई. आए थे एक दफा, लेकिन जो बड़े लोगों के दरमियान में अक्सर नहीं जाती.
अच्छा मगर ये जो हम गुनाहगार औरतें हैं, क्या हुआ कि आपने ये लिखा? भाई बात ये है कि हमारा जुलूस जो निकला, जिसमें तुम्हारी माँ और मेरी हम सब और हमारी माएं, हमारी बेटियां सब शरीक थे, तो हमारे ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ तो हमें से आधी तो चली गई थी जेल। और ये 83 की आप बात कर रहे हैं, जब वो ज़ियाउल हक ने कहा था कि औरत की गवाही आधी होगी, आधी गवाही के ऊपर निकला था और आधी हम चले गए थे अस्पताल। अगले दिन सुबह अखबार में इतनी सी छोटी सी खबर थी जिसमें था कि औरतों का जुलूस, हंगामा और पुलिस का डंडाबाज। इतनी बड़ी खबर थी मौलवियों की तरफ से कि जो औरतें इस जुलूस में शरीक थी उन्होंने गुनाह किया और वो काबिल ताज़ीर हैं। बस मेरे लिए काफी था। मगर जब आपने ये नज़म सुनाई उसका क्या रद्द-ए-अमल आया, ये भी बता दें। कोई नहीं, रद्द-ए-अमल तो हमेशा ही आता है बुरा बुरा, लेकिन आप फेस करें, ये नहीं कि आप छुप जाए। और ये नज्म मेरी नहीं है, अब तो दुनिया भर की नज्म है, क्योंकि मैं रियो डी जेनेरो में थी अभी पिछले साल, तो वहां पे उन्होंने इस नज्म का हवाला दिया और एक बंदे ने पीछे खड़े होकर कहा मलाला, इसलिए कि वो जो बच्चियों से भी डर गए। नज्म जो है वो भी इसी कदर मकबूल हुई। और अब उनका जिक्र जो है वो निसाब से निकाल दिया गया है, आपने खबर पढ़ी हुई होगी। हमें तो कभी भी निसाब में नहीं रखा गया, तो वो तो अभी बच्ची है। अच्छा सारी उम्र हो गई काम करते हुए, लिखते हुए। दुनिया भर ने पहचाना। 1578 आर्टिकल इंटरनेशनली मेरी शायरी के हवाले से लिखे गए, इंटरनेशनली, जो एकेडमिया में शामिल हैं। तो हम अपने मुल्क में जैसे भी हैं खुश हैं, ठीक है, अच्छा है। मगर अभी तक हमने बात नहीं की कि जनरल ज़िया की थोड़ी सी आपने बात छेड़ी है। शीमा किरमानी साहिबा के ऊपर तो बकायदा तौर पे बैन लगा था, बल्कि तमाम डांसर्स के ऊपर बैन लगा था। उनको NOC की जरूरत होती थी। मेरे आगे तो एक मोटरसाइकिल होती थी और पीछे बिल्कुल होती थी। धमकियां मिली थी आपको? नहीं, 2 साल तक तो मुझे फॉलो करते रहे थे। धमकियों के अलावा, धमकियों की वजह से तो बच्चे बाहर भेजे थे। लेकिन ये कि ये चीजें जब आप एक गेम में पढ़ते हो, एक जिम्मेदारी में पढ़ते हो, तो उसके साथ जितनी कबाहतें होती हैं उनको फेस करना भी जिंदगी है। अगर नहीं करना तो फिर घर में बैठ जाओ। तो इस पे हम और भी बात करेंगे। अभी हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको हवा क्राफ्ट्स के बारे में भी पूछना है, शीमा साहिबा से भी बहुत सारी बातें जो हैं हमने पूछनी है। नाज़रीन, वक्त हमेशा कम रह जाता है मगर बातें बहुत सारी होती हैं। हम सिर्फ आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन जो 2 सितारे हमारे साथ बैठे हैं इनसे इजाजत नहीं ले रहे। इनके साथ हमारी बैठक जारी रहेगी और कल ईद के दिन किश्वर आपा और शीमा किरमानी साहिबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखना ना भूलिएगा ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ आज टीवी पर।